अगर एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं समुद्र के छोटे द्वीपों को लेकर युद्ध में चली जाएं, तो क्या होगा? ये द्वीप छोटे और निर्जन हैं, फिर भी इनके लिए लड़ाई मुख्य रूप से रणनीतिक स्थिति और संभावित संसाधनों के कारण हो रही है। इस वीडियो में जानेंगे कि चीन और जापान, एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, इन द्वीपों को लेकर क्यों विवाद कर रहे हैं और इससे युद्ध की संभावना क्यों है। ये द्वीप कहाँ है और नाम क्या है? असल में नाम ही इस विवाद का संकेत है। जापान इन्हों सेनकाकू और चीन दियाओयू द्वीप कहते हैं। यहाँ तक कि ताइवान भी इन्हें अलग नाम से बुलाता है, दियाओयू ताई। ये द्वीप पूर्वी चीन सागर में मुख्य भूमि चीन, जापान और ताइवान के बीच रणनीतिक रूप से स्थित हैं। ये द्वीप श्रृंखला खुद 5 निर्जन द्वीपों और 3 बंजर चट्टानों से बनी हुई है। इनका आकार 0.002 वर्ग किलोमीटर से लेकर 3.81 वर्ग किलोमीटर तक है। तो ये छोटे छोटे निर्जन पत्थर विवाद का कारण क्यों हैं? समझने के लिए हम विवाद के इतिहास में जाएंगे। हम देखेंगे कि इसका चीन जापान संबंधों पर क्या असर पड़ा है और संभावित संघर्ष के भू राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। इतिहास से शुरू करते हैं। चलिए मेइजी पुनर्स्थापना से शुरुआत करते हैं। जापानी इतिहास के इस अध्याय में 1868 में सम्राट का शासन बहाल हुआ और शोगुनात व समुराई शासन हटाया गया। 1879 तक पुनर्स्थापित जापानी सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे रयुक्यू राज्य को अपने में मिला लिया था। ये साम्राज्य रयुक्यू द्वीप समूह पर आधारित था, जो जापान के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक बड़ा द्वीप समूह है और जो वर्तमान में विवादित द्वीपों के ठीक पास है, जिन्हें जापानी में सेनकाकू कहा जाता है। रयुक्यू द्वीप समूह ने छिंग साम्राज्य की सीमा भी दर्शाई थी। जापान द्वारा रयुक्यू राज्य मिलाने पर सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में चीन जापान की आधिकारिक सीमा बने। रयुक्यू राज्य अब जापानी साम्राज्य के ओकिनावा प्रांतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। 1885 में ओकिनावा के गवर्नर ने मेइजी सरकार से सेनकाकू द्वीपों को ओकिनावा में मिलाने का अनुरोध किया। सरकार ने इनकार किया क्योंकि ये द्वीप चीन की सीमा पर थे और छिंग राजवंश ने इन्हें पहले ही चीनी नाम दियाओयू या दियाओयाओ ताई दिए थे। यह प्रारंभिक समय शांतिपूर्ण था। फिलहाल द्वीपों को उसी सीमा के तौर पर छोड़ दिया गया। ये 1894 में पहले चीन जापान युद्ध से बदल गया। जनवरी 1895 में जापान ने ये द्वीप ओकिनावा के अधीन कर दिए। जापान ने इस कार्य को 1884 से किए जा रहे सर्वेक्षणों के आधार पर उचित ठहराया, जिसमें इन द्वीपों को निर्जन बताया गया और इसलिए उन्हें टेरा नलियस या नो मैंस लैंड घोषित किया गया। आखिरकार पहला चीन जापान युद्ध हार गया और 1895 में शिमोनोसेकी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के चलते चीन ने ताइवान और उसके द्वीप जापान को सौंप दिए। हालांकि यह मुख्य बात यह थी कि संधि में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उस समूह में कौन कौन से द्वीप शामिल है। यही बात बाद में चीन और ताइवान के दावे के लिए विवाद का मुद्दा बन गई, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही जापान ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक इन द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों की हार के बाद अमेरिकी सरकार ने इन द्वीपों का नियंत्रण संभाला। 1952 में जापान ने ताइवान और संबंधित द्वीपों पर अपनी संप्रभुता त्याग दी, जो उसे 1895 में मिले थे। 1960 के दशक के अंत तक इन द्वीपों को फिर से महत्व नहीं मिला था। 1969 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने सेनकाकू द्वीप समूह के ठीक उसी क्षेत्र में तेल और गैस के संभावित भंडार पाए। इसी कारण जापान ने, जो अब पश्चिमी देशों का सहयोगी था, अमेरिकी सरकार से इन द्वीपों का नियंत्रण वापस मांगा। 1971 में ओकिनावा प्रत्यावर्तन संधि अमेरिकी सीनेट में पारित हुई और 1972 में अमेरिका ने ये द्वीप जापान को लौटा दिए। जापान ने इन्हें दोबारा ओकिनावा में शामिल किया। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि 1970 के दशक से पहले चीन और ताइवान ने इन द्वीपों पर आधिकारिक रूप से दावा नहीं किया था। यहाँ तक कि 1945 के बाद के अखबारों और सरकारी दस्तावेजों में भी इन्हें उनके जापानी नाम से ही संबोधित किया गया था। चीन ने 1971 में इन द्वीपों पर दावा करना शुरू किया, लेकिन उसने अब तक इंतजार क्यों किया? संभवतः 1968 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए इन संभावित तेल भंडारों के कारण। हालांकि चीन ने अपने दावे के लिए
दूसरी ऐतिहासिक कथा का सहारा लिया। चीन के अनुसार यह विवाद जापानी साम्राज्यवाद की विरासत है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद भी चीन का कहना है कि वह चीनी गृह युद्ध के कारण इन द्वीपों को सुरक्षित नहीं कर सका। 1949 में युद्ध के अंत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक कुओमिंतांग को ताइवान खदेड़ दिया। 1972 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान ने भी इन द्वीपों पर संप्रभुता का दावा किया। वे अपने तर्कों को साबित करने के लिए कई मुख्य दलीलों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चीन के द्वीपों पर उसके ऐतिहासिक दावों को समझते हैं। कहानी के अनुसार चीन ने इन द्वीपों की खोज 1372 में ही कर ली थी। इन द्वीपों का 1403 में दियाओयू ताई नाम से प्रारंभिक रिकॉर्ड मिलता है। यह वॉयज विद द टॉल विंड नामक चीनी किताब से है, जिसमें फुजियान से रयूक्यू राज्य जाते यात्रियों द्वारा इन द्वीपों का वर्णन है। 1534 में मिंग राजवंश ने शाही दूत के रयूक्यू दौरे के रिकॉर्ड में सभी द्वीपों के नाम दर्ज किए। इनका उपयोग जापानी समुद्री डाकुओं के खिलाफ समुद्री सीमा के तौर पर हुआ था। पहले चीन जापान युद्ध के बाद 1895 में छिंग राजवंश ने हारकर शिमोनोसेकी संधि पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि पहले बताया गया था, इस संधि में ताइवान के साथ किन द्वीपों को जापान मिलेगा यह स्पष्ट नहीं था। चीन और ताइवान ने अनिश्चितता और 1894 से पहले जापान के दावे न करने को भी आधार बनाया। उन्होंने दावा किया कि जापान ने इन द्वीपों पर कब्जा सिर्फ युद्ध के परिणाम स्वरूप ही किया था। असल में वे कहते हैं कि जापान ने शिमोनोसेकी संधि की अस्पष्टता का फायदा उठाकर द्वीपों पर कब्जा किया। चीन और ताइवान ने कहा कि 1896 की कुछ व्यावसायिक गतिविधियां और 1930 में कोका परिवार द्वारा की गई खरीद केवल जापान के आंतरिक मामले थे। उनके अनुसार इन गतिविधियों से द्वीपों की कानूनी स्थिति नहीं बदली। 2012 में चीन ने ताइवान को जापान के साथ विवाद सुलझाने के लिए साथ आने को कहा। हालांकि ताइवान ने इनकार कर दिया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि चीन और ताइवान के बीच पहले से ही ताइवान द्वीप को लेकर प्रसिद्ध संप्रभुता विवाद है। एक चीनी विद्वान ने कहा कि रयूक्यू साम्राज्य जापान के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्वतंत्र था। अब इन द्वीपों पर जापान के दावे पर चर्चा करें। यह ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है। जापान का कहना है कि सेनकाकू द्वीप उसके वैध नियंत्रण में हैं। जापान कहता है कि ये द्वीप निर्जन थे और 1895 से पहले इन पर चीनी नियंत्रण का प्रमाण नहीं था। जापानी विद्वान चीनी दावे का विरोध करते हैं कि मिंग राजवंश ने इन द्वीपों पर शासन किया था। वे 1617 के अभिलेख का हवाला देते हैं, जिसमें दिखता है कि चीन ने द्वीपों का नामकरण तो किया पर नियंत्रण नहीं था। मिंग राजवंश के अभिलेख में उसका क्षेत्र डोंगिन और लियोंगक्योंग द्वीपों तक सीमित बताया गया है। ये दोनों द्वीप चीन के पूर्वी तट से करीब 40 किलोमीटर दूर है। सेनकाकू द्वीप इससे कहीं अधिक दूर है, जो चीनी तट से लगभग 330 किलोमीटर दूर स्थित है। उस तर्क से ये द्वीप मिंग राजवंश के प्रभाव क्षेत्र से काफी दूर थे। व्यावसायिक गतिविधियों में 1896 में एक ओकिनावा निवासी को आर्थिक गतिविधि के लिए पट्टा मिला। उसने 200 से ज्यादा मजदूरों को वहां लाया और कई व्यवसाय जैसे मछली पकड़ना, पशुपालन व घाट बनवाया। महत्व यह है कि मेइजी सरकार ने इन द्वीपों के उपयोग की कानूनी अनुमति दी थी, जिससे जापान का वास्तविक नियंत्रण स्पष्ट होता है। जापान का कहना है कि चीन और ताइवान ने 1972 से ही इन द्वीपों पर दावा किया। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा द्वीप के समुद्र तल के पास तेल और गैस के संभावित भंडार खोजे जाने के तुरंत बाद हुआ। मूल रूप से 1972 से ही जापान ने इन द्वीपों पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया हुआ है। उन्होंने द्वीपों की सुरक्षा के लिए गश्त और कानूनी कार्रवाई शुरू किया है, ताकि अवैध मछली पकड़ने से बचा जा सके। निजी स्वामित्व वाले कुबू द्वीप पर सरकार ने मालिकों पर कर लगाया। सरकार ताइशो और ओटोसारी जैसे द्वीपों को सरकारी भूमि मानकर प्रबंधित करती है और वहां राज्य प्रायोजित अनुसंधान भी होता है। 1996 में जापान ने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि कर द्वीपों के चारों ओर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया। साथ ही 2005 में जापान सरकार ने इन द्वीपों पर अपनी संप्रभुता दोहराई। 2012 में टोक्यो ने इन द्वीपों का राष्ट्रीयकरण किया।
इस पूरे इतिहास को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका इस सब के बारे में क्या कहता है? अमेरिका ने द्वीप जापान को लौटाने के बाद जापानी प्रशासनिक नियंत्रण को माना, लेकिन द्वीपों की संप्रभुता पर सीधा रुख नहीं अपनाया। अमेरिका ने इन द्वीपों पर चीनी दावों का लगातार विरोध किया है। 1960 की अमेरिका जापान सुरक्षा संधि में ये द्वीप अनुच्छेद 5 के तहत जापान की रक्षा के दायरे में शामिल हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? 2026 तक यह विवाद अभी भी अनसुलझा है और हाल के वर्षों में तनाव काफी बढ़ गया है। 2025 में चीनी तट रक्षक बल ने लगभग पूरे साल 357 दिनों तक इन द्वीपों की रोज गश्त की। ये तट रक्षक नौकाएं द्वीप की क्षेत्रीय जल सीमा से केवल 12 समुद्री मील की दूरी तक आ गई थी। ये जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा दिखाता है। ये सिर्फ द्वीपों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं था, बल्कि ताइवान को आगे स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने से रोकने की कोशिश भी थी। मुख्य बात यह है कि ये द्वीप ताइवान के बहुत पास है और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजिंग और टोक्यो के बीच वर्तमान में तनाव चल रहा है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि चीन के ताइवान पर हमले की स्थिति में जापान हस्तक्षेप कर सकता है। पिछले 5 सालों में चीन ने इन द्वीपों के पास हर साल करीब 100 गश्त की हैं। बीजिंग ने इन द्वीपों के पास 5 लाख से ज्यादा जहाज और 6000 विमान तैनात किए हैं। ये गश्ती जहाज भी बहुत बड़े हैं। 2019 से 2025 के बीच नाव का आकार दोगुना हो गया है। 2025 में देखे गए 22 चीनी जहाजों का वजन 3000 टन से ज्यादा था, जिनमें 8 5000 टन से ज्यादा और 2 10,000 टन से भी भारी थे। ये जहाज अच्छे से सुसज्जित हैं। कुछ के पास 76 मिमी नौसैनिक तोपें हैं। यह पूर्वी चीन सागर में चीनी तट रक्षक और नौसेना की बढ़ती गतिविधियों को दर्शाता है। रॉयटर्स के अनुसार यह बीजिंग की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो इस क्षेत्र में अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। चीनी गश्त गतिविधियों में बढ़ोतरी चिंताजनक है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। देखिए, केवल दावा करने वाला देश ही अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के भीतर कानून प्रवर्तन गतिविधियों में शामिल हो सकता है। पिछले 15 वर्षों में इन द्वीपों को लेकर पहले भी कुछ टकराव हो चुके हैं। 2010 में एक चीनी मछली पकड़ने वाली नाव इन द्वीपों के पास जापानी जहाजों से टकरा गई थी। जवाब में जापानी तटरक्षक बल ने कप्तान को हिरासत में लिया, जिससे राजनयिक संकट हुआ। 2012 में जापान सरकार ने कुछ द्वीप खरीदे। पहले ये द्वीप जापानी नागरिकों की निजी संपत्ति थे। जवाब में चीन ने गश्ती जहाज भेजे। दिसंबर 2025 में चीन और जापान दोनों ने दावा किया कि उन्होंने एक दूसरे के जहाजों को जल क्षेत्रों से बाहर निकाला। देखिए, एक तरफ चीन ने कहा कि उसने एक अवैध जापानी मछली पकड़ने वाली नाव को बाहर निकाल दिया। जापान ने 2 चीनी तटरक्षक जहाजों को पकड़ा और बाहर निकाला जो मछली पकड़ने वाली नाव के पास आ रहे थे। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री ताकाइची ने घोषणा की कि जापान इस साल द्वीपों के चारों ओर बड़े गश्ती जहाज तैनात करेगा। जापान इंडो पैसिफिक में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे प्रमुख सहयोगियों के साथ रक्षा रणनीतियां बना रहा है। चीन ने जापानी प्रधानमंत्री के ताइवान पर दिए गए बयानों और उनकी सरकार के बढ़ते रक्षा खर्च को पसंद नहीं किया है। बीजिंग ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें इन कदमों को द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी सैन्यवाद की याद दिलाने वाला बताया गया है। गलत कदम से दोनों एशियाई शक्तियों में संघर्ष हो सकता है। चीन जापान में पर्यटन भी हतोत्साहित कर रहा है। बीजिंग ने ओकिनावा क्षेत्र और उसके आसपास, जिसमें ये द्वीप शामिल है, अपनी गश्तों को और बढ़ाने की भी योजना बनाई है। सेनकाकू या ग्याओयू द्वीपों को लेकर तनाव काफी अधिक है। चीन और जापान के विवाद के बीच एक और छोटा द्वीप योनागुनी है जो जापान के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है। ये ताइवान के बेहद करीब है, जो उसकी पूर्वी तट से लगभग 70 मील दूर है। यह इसे चीन जापान के बढ़ते विवाद की अग्रिम पंक्ति में ला देता है। सेनकाकू द्वीप समूह भी इस द्वीप के काफी करीब है, जो योनागुनी से लगभग 80 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। जापान ने हाल ही में इस द्वीप को मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसे एक सैन्य चौकी में बदल रहा है। जापान सरकार ने योनागुनी में सैनिक तैनात किए, रडार टावर और गोला बारूद भंडार बनाए। अमेरिकी और जापानी संसाधन मिलकर चीनी युद्धपोतों को प्रशांत महासागर में प्रवेश से रोक सकते हैं। हाल ही में चीन ने ताइवान के पास
वास्तविक गोलाबारी वाले सैन्य अभ्यास किया है। यह चीनी सेना और वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन था और कई गतिविधियां योनागुनी के पास हुईं। यह द्वीप, साथ ही सेलकाकु द्वीप समूह, इस बात का महत्वपूर्ण संकेत है कि जापान की सुरक्षा ताइवान से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। जापान इस खतरे पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है और इस वसंत तक सैन्य खर्च जीडीपी के 2% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जो तय समय से 2 साल पहले है। जापान योनागुनी में संभावित चीनी हमलों को रोकने के बाद मध्यम दूरी की विमानरोधी मिसाइलें तैनात करेगा। यह जापान के प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें ओकिनावा द्वीपों को चीन के खिलाफ मजबूत किया जा रहा है। इसे सेल्फ डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है। सवाल है, क्या सेनकाकु भी इसमें शामिल है? चीन इन योजनाओं को खतरनाक कह चुका है और जापान पर सैन्य टकराव भड़काने का आरोप लगाया है। फिर भी जापान अपने द्वीपों को हथियारबंद करने पर अडिग है। ओकिनावा द्वीपों में 200 से अधिक लोगों के लिए भूमिगत शरण स्थलों की योजना बनाई गई है। जापानी अधिकारी निकासी अभ्यास कर रहे हैं और निवासियों को ताइवानी शरणार्थियों के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन योनागुनी के लोग द्वीप के सैन्यीकरण से खुश नहीं हैं। ये सच है या नहीं, समय बताएगा। यह दिखाता है कि छोटे द्वीप भी बड़ा भू राजनीतिक असर डाल सकते हैं। जापान की सुरक्षा इन द्वीपों के अस्तित्व पर निर्भर है। अगर जापान ने निर्जन सेनकाकु द्वीपों को हथियारों से लैस करने का फैसला किया, तो यह उनकी संप्रभुता विवाद को सुलझाने के किसी भी राजनयिक प्रयास के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ये द्वीप एशिया प्रशांत क्षेत्र के नाजुक भू राजनीतिक संतुलन का प्रतीक है, जहां एक गलती चीन जापान युद्ध छेड़ सकती है। इसी वजह से वहां शांति और स्थिरता बनाए रखना एक विनाशकारी स्थिति को रोकने के लिए बेहद जरूरी है।